तो क्या कभी सोचा है कि यूनिवर्स के हर एक एलिमेंट को, हर एक तत्व को एक अकेले नक्शे पर कैसे फिट किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उसी नक्शे की, जिसे हम सब पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ये कहानी है केओस में ऑर्डर, यानी अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढने की। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब शुरुआती केमिस्ट्स के सामने एलिमेंट्स तो थे, लेकिन उन्हें अरेंज करने का कोई तरीका नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने उस जमाने के सबसे तेज दिमागों को भी उलझा कर रख दिया था। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पहेली आखिर थी क्या। फिर देखेंगे इसे सुलझाने की शुरुआती कोशिशें कैसी थी। उसके बाद बात होगी मेंडलीव के जीनियस की, और आखिर में हम उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राज खोलेंगे जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, 19वीं सदी में। देखिए, उस वक्त एक के बाद एक नए एलिमेंट्स, नए तत्व खोजे जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके गुण, उनका आपस में रिश्ता, ये सब एक बड़ा रहस्य था। सोचिए, एक ऐसी लिस्ट जो बस लंबी होती जा रही है, पर उसमें कोई पैटर्न नहीं, कोई रेसिपी नहीं। अब देखिए, साइंस में ऐसा ही होता है ना? हर नई खोज पुरानी खोजों के कंधों पर खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले उन साइंटिस्ट्स के काम पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की और आने वालों के लिए कह सकते हैं एक रास्ता तैयार किया। तो सबसे पहली कोशिश हुई 1817 में। डुबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस केओस में पहली बार एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में आते हैं, और कमाल की बात यह थी कि अगर इन्हें इनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा जाए तो बीच वाले एलिमेंट का मास पहले और तीसरे के मास का लगभग एवरेज होता था। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप। देखिए, लिथियम का मास है करीब 7 और पोटेशियम का 39। अब अगर 7 और 39 का एवरेज निकालें तो वो आता है 23। और गेस व्हाट, सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ही है ना कमाल? मतलब ऑर्डर ढूंढने की दिशा में ये एक जबरदस्त पहली सीढ़ी थी। इसके बाद साल 1864 में आए न्यूलैंड्स, और इनका आइडिया बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने इंस्पिरेशन ली म्यूजिक से। उनका कहना था कि जैसे म्यूजिकल स्केल में 8वां सुर सा पहले सुर जैसा ही होता है, ठीक वैसे ही जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाता है तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये शुरुआती नियम परफेक्ट नहीं थे। न्यूलैंड्स का ये म्यूजिकल लॉ, जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता था। उसके बाद सब गड़बड़। और तो और, जब बाद में नोबल गैसें यानी अक्रिय गैसें खोजी गईं, तब तो ये पूरा सिस्टम ही हिल गया। मतलब साफ था, कहानी में अभी असली हीरो की एंट्री होनी बाकी थी। और वो एंट्री हुई दिमित्री मेंडलीव की, एक ऐसा नाम जिसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। मेंडलीव ने वो गहरा पैटर्न देखा जिसे बाकी सब लोग मिस कर रहे थे। मेंडलीव का जो सिद्धांत था वो अपने आप में एक क्रांति था। 1869 में उन्होंने उस वक्त तक खोजे गए सभी 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया, और उन्होंने जो टेबल बनाई वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, वो एक तरह से भविष्य देखने वाली टेबल थी। अब देखिए, मेंडलीव का असली जीनियस क्या था। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपनी टेबल में खाली जगहें छोड़ी, अरे उन्होंने तो ये तक बता दिया था कि इन खाली जगहों पर जो एलिमेंट्स भविष्य में खोजे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये एक जबरदस्त भविष्यवाणी थी। हाँ, उनकी टेबल एकदम परफेक्ट नहीं थी। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, और कहीं कहीं एटॉमिक मास का ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम आ गए 20वीं सदी में। मेंडलीव की टेबल में जो छोटी मोटी कमियां रह गई थीं, अब उन्हें दूर करने का वक्त था। मतलब इस पजल का आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा अब मिलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या एक चीज थी जो मेंडलीव से मिस हो गई थी। उनकी अरेंजमेंट लगभग सही थी, पर बस लगभग। वो कौन सा क्रूशियल प्रॉपर्टी था जो पूरी पिक्चर को क्लियर कर सकता था? और जवाब था एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। 1913 में हेनरी मोज़ले ने यह साबित किया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या यानी उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए। और बस जैसे ही ये किया गया, सारी की सारी गड़बड़ियां अपने आप ठीक हो गई। और यहीं से हमें मिली हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एकदम परफेक्ट लॉजिकल अरेंजमेंट, सब कुछ एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमा हुआ है।
18 ग्रुप्स यानी कॉलम्स में और 7 पीरियड्स यानी रोज में। और इसमें जो S, P, D, F ब्लॉक्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कहानी ही बता देते हैं। ये टेबल एक तरह से एलिमेंट्स की फैमिली ट्री जैसी है। ये हमें अलग अलग परिवारों से मिलवाती है, जैसे ग्रुप 1 के बेहद रिएक्टिव अल्कली मेटल्स या फिर ग्रुप 18 की एकदम शांत स्टेबल नोबल गैसें। सीधा सा नियम है, अगर एक ही कॉलम में है तो बिहेवियर भी काफी हद तक एक जैसा होगा। लेकिन इस टेबल की असली पावर सिर्फ एक कैटलॉग या लिस्ट होने में नहीं है। नहीं, इसकी असली ताकत है प्रेडिक्शन में। ये केमिकल बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने वाला एक नक्शा है। अच्छा, चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला और सबसे आसान ट्रेंड जो इस टेबल में दिखता है वो है एटॉमिक साइज, यानी परमाणु का आकार। जैसा नाम से ही साफ है, यह हमें बताता है कि कोई एटम कितना बड़ा है या कितना छोटा। और इसका पैटर्न एकदम सीधा है। जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं, और जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा शेल्स होंगे एटम का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि किसी एटम से उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने में या निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी मेहनत लगेगी। और यहां भी एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न है। जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये काम आसान हो जाता है और एनर्जी घटती है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ इन 2 ट्रेंड्स पर खत्म नहीं होती। अरे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर मेटालिक कैरेक्टर, न जाने कितने ही गुण हैं जो इसी तरह के प्रिडिक्टेबल पैटर्न दिखाते हैं। और बस यही वजह है कि ये टेबल केमिस्ट्री का इतना पावरफुल टूल है। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये आज भी चल रही है। पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी बढ़ रहा है। टेक्नीशियम पहला एलिमेंट था जिसे इंसानों ने लैब में बनाया था, और तब से लेकर आज तक हम लगातार नए और भारी एलिमेंट्स बना रहे हैं और इस टेबल की सीमाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर हम इंसान लैब में नए नए एलिमेंट्स बना सकते हैं तो क्या इस पीरियोडिक टेबल की कहानी कभी खत्म होगी, या फिर इसके अभी और भी कई चैप्टर लिखे जाने बाकी हैं?